हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सोमेश्वर प्रथम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य वंश चल रहा है। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य वंश में हम लोग पिछली क्लास में जो है तैलभ द्वितीय और तैलभ द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अगला राजा हमारा है वह है सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, कौन है? सोमेश्वर प्रथम है। सोमेश्वर प्रथम के बारे में आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। और पिछला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ देखेंगे, ये पीछे जो हमने पढ़ाया है वो सब वीडियो उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं सोमेश्वर प्रथम के बारे में। जयसिंह जो था, सोमेश्वर प्रथम जो था वह जयसिंह द्वितीय का पुत्र था। कौन था? वह जयसिंह द्वितीय का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था, और वह 1043 ईस्वी में राजा बना। कौन? सोमेश्वर प्रथम जो है जयसिंह द्वितीय के बाद यानी उसकी मृत्यु के बाद वह 1043 ईस्वी में राजा हुआ। ठीक है, इसने एक पहला काम क्या किया, जो उसकी राजधानी थी उस राजधानी को जो है मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित करा दिया। ठीक है, क्या किया उसने? अपनी राजधानी जो पहले मान्यखेत थी उसको कल्याणी में स्थानांतरित किया। ठीक है, उसने वहाँ अनेक सुंदर भवन बनाए। ठीक है, उसने वहाँ पर अनेक सुंदर भवन बनाए। बिल्हड़ के अनुसार उसने कल्याण नगर को इतना सजाया कि वह संसार के सभी नगरों में श्रेष्ठ बन गया। वह एक विजेता था। उसकी विजयों का एक विवरण नांदेर लेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? नांदेर या हैदराबाद के लेख में मिलता है। सोमेश्वर प्रथम के विजयों का जो उल्लेख है वह कहाँ से मिलता है? नांदेर के लेख में मिलता है। नांदेर के लेख में कहा गया है कि सोमेश्वर ने मगध, कलिंग, अंग के शत्रु राजाओं की हत्या कर दी। कोंकण पर आक्रमण कर वहां के राजाओं को अपने पैरों पर गिरने के लिए विवश किया। मालवा के राजा ने अपनी राजधानी धारा में हाथ जोड़कर उससे याचना की। उसने चोल शासक को युद्ध में पराजित किया तथा वेंगी और कलिंग के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, यानी उसकी विजयों का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? वह नांदेर अभिलेख में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उसने मगध, कलिंग, अंग के शत्रु राजाओं की हत्या कर दी। कोंकण पर आक्रमण कर वहाँ के राजाओं को अपने पैरों पर गिरने के लिए विवश किया। मालवा के राजा को अपनी राजधानी धारा में हाथ जोड़कर उससे याचना की। उसने चोल शासक को युद्ध में पराजित किया। वेंगी और कलिंग राजाओं को अपनी ओर मिला लिया। इसी लेख में उसके सेनापति नागवर्मा का भी उल्लेख मिलता है। यही अभिलेख है जिसमें उसके सेनापति नागवर्मा का भी उल्लेख मिलता है। और नागवर्मा के बारे में ये बताया गया है कि वह राजा का दाहिना हाथ था। वह क्या था? वह राजा का दाहिना हाथ था। उसके लिए जो उपाधियां थी याद रखिएगा: विंध्याधिपति मल्ल, धारा वर्षो दरियो पाटन, मार सिंह मर्दन, सिर छेदन, चक्रकूट, कालकूट उसकी उपाधियां थी। नागवर्मा जो उसका सामंत था, सेनापति था, उसके लिए कहा गया है कि वह राजा का दाहिना हाथ था। उसके लिए उपाधियां थी विंध्याधिपति मल्ल और धारा वर्षो दरियो पाटन, मार सिंह मर्दन, सिरोच्छेदन, चक्रकूट, कालकूट जैसी उसकी उपाधियां थी। एक चीज़ हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, चोलों के साथ जो है चालुक्यों और पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के साथ युद्ध हो रहा था, दीर्घकालीन संघर्ष हुआ। ठीक है, और जैसे पहले बताया जा चुका है कि वेंगी में उत्तराधिकार को लेकर, किसको लेकर? वेंगी में उत्तराधिकार को लेकर चालुक्यों चोलों में पहले से अनबन थी। ठीक है, राजा नरेंद्र के राज्यारोहण लगभग 1022 के बाद से ही वेंगी की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, और कहा जाता है कि उसका सौतेला भाई विजयादित्य उसका प्रबल प्रतिद्वंदी था, और चालुक्य विजयादित्य और चोल राज का समर्थन कर रहे थे। चालुक्य थे वह विजयादित्य सप्तम का समर्थन कर रहे थे, और चोल जो किसका समर्थन कर रहे थे? राज का समर्थन कर रहे थे। सोमेश्वर ने भी विजयादित्य का साथ दिया। उसने एक सेना उसकी सहायता के लिए वेंगी भेजा। इसकी सहायता से विजयादित्य ने
चोल समर्थित राजा राजराज को गद्दी से हटाकर वेंगी के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और राजराज ने चोलों के राज्य में शरण ली और राजेंद्र चोल ने 3 सेना नायकों के नेतृत्व में अपनी 3 सेनाओं को चालुक्यों के विरुद्ध भेजा और चोल और चालुक्य सेनाओं में पहला संघर्ष जो हुआ कहाँ हुआ? कालीदिंडी जो कृष्णा जिले में स्थित है हुआ। पहला संघर्ष कहाँ हुआ? कालीदिंडी में हुआ। यह युद्ध अनिर्णित रहा और किसी पक्ष को सफलता नहीं मिली। इसी समय राजेंद्र की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र राजाधिराज चोल वंश की गद्दी पर बैठा। वेंगी में चोल सत्ता पुनः कायम करने के उद्देश्य से उसने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए चालुक्यों के विरुद्ध अभियान किया और कृष्णा नदी के तट पर धान्यकटक में उसका पश्चिमी चालुक्य सेनाओं से युद्ध हुआ। इस बार चोल विजयी रहे और विजयादित्य और सोमेश्वर का पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय युद्ध क्षेत्र में भाग गए। वेंगी पर चोलों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो आप जान रहे हैं चोलों और चालुक्यों का संघर्ष पहले से ही चला आ रहा था और संघर्ष किसको लेकर था? वेंगी के चालुक्यों के राजगद्दी पे राजाओं को बैठाने को लेकर था। जहां जो ये आपके पश्चिमी चालुक्य थे वे विजयादित्य सप्तन का समर्थन कर रहे थे और चोल जो थे वो राजराज का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, और दोनों अपने अपने राजा का समर्थन कर रहे थे। इसको लेकर दोनों में युद्ध हुआ। एक कालीदिंडी का युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध जो है धान्यकटक में हुआ। ठीक है, और कालीदिंडी के और धान्यकटक के युद्ध में क्या हुआ कि उसमें पश्चिमी चालुक्य सेनाओं से युद्ध हुआ और इसमें जो है विजयादित्य और उसका जो सोमेश्वर का पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय था युद्ध क्षेत्र से भाग गए। वेंगी पर जो है चोलों ने अधिकार कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि चोल बहुत समय तक वेंगी में नहीं रुक सके। बाद में उनके समर्पित राजा राजराज ने सोमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, चोल जो है बहुत समय तक वहाँ नहीं रहे और बाद में उनके समर्थित राजा राजराज ने वहाँ सोमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर लिया। एक चीज़ और कहा जाता है कि चोल चालुक्यों के बीच अगला युद्ध जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? पुंडर यानी कृष्णा नदी के बाएं तट पर हुआ। इस युद्ध में चालुक्यों की ओर से तेलुगु राजा विच्चय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कौन? तेलुगु राजा विच्चय ने भी चालुक्यों का साथ दिया था, किंतु उसकी माता पिता अन्य संबंधियों को चोल सैनिकों ने पकड़ लिया। साथ ही साथ चालुक्यों के दूसरे सेनापतियों हाथियों को भी बंदी बना लिया। इस युद्ध में क्या हुआ कि पुंडर के युद्ध में उसमें तेलुगु राजा विच्चय ने भी साथ दिया था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उसके संबंधियों माता पिता को उसने क्या किया? चोलों ने बंदी बना लिया और इसके साथ साथ चोलों ने और सैनिकों को भी पकड़ लिया और चालुक्य के दूसरे सेनापतियों हाथियों को भी बंदी बना लिया। और इनको छुड़ाने के लिए जब एक सामंत था, सेनापति था आहोमल, दूत था समझ लीजिए, एक तरह से कह लीजिए। आहोमल ने दया की भीख मांगने के लिए अपने दूत चोल नरेश ने स्कंधावार में भेजा तो उन्हें अपमानित किया गया। उसके शरीर पर क्या लिखा गया? आहोमल घृणित कायर है। क्या है? आहोमल घृणित कायर है, अंकित कर वापस भेज दिया। युद्ध क्षेत्र में चोलों की विजय हुई। पुंडर नगर को क्या किया? पुंडर नगर को लूटपाट करने के बाद ध्वस्त कर दिया गया और कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, उसके खंडरों पर गधे का हल चलवाया गया। उन खंडरों पर क्या किया? गधों का हल चलवाया गया। चोल सैनिकों ने मरिंदिप्पे नगर पर भी जला दिया। जो मरिंदिप्पे नगर थे उसको भी क्या किया? इसने जला दिया। अब बताया जाता है कि चोलों ने चालुक्यों के अनेक सेनापतियों के सिर काट दिए। चोलों ने क्या किया? अनेक सेनापतियों के सिर काट दिए। कौन? चोलों ने चालुक्यों के अनेक सेनापतियों के सिर काट लिए और एत्तगिरी में अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। कहाँ? एत्तगिरी में अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। सोमेश्वर ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जब सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया कि जब इतना अत्याचारी हो गए और चोलों ने, तो चोलों के लिए उसने क्या किया? चोलों के पास उसने क्या किया कि अपना संधि प्रस्ताव भेजा, किंतु चोल नरेश अत्यंत अपमानजनक ढंग से उसे अस्वीकार कर दिया। चोल सेना आगे बढ़ते हुए राजधानी कल्याणी को भी जीत लिया और उसे जला दिया। कल्याणी नगर, वही नगर जिसको सोमेश्वर प्रथम ने बसाया था, उसको क्या किया? उसने जीत लिया और उसको जला दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने विजेंद्र की उपाधि धारण की। क्या? विजेंद्र की उपाधि ग्रहण किया।
कल्याणी को जलाने के बाद चोल नरेश ने अपने साथ द्वारपालक की एक मूर्ति उठा लाया। कल्याणी को जला दिया। कल्याणी के जलाने के बाद चोल नरेश ने अपने साथ द्वारपालक की एक सुंदर मूर्ति उठा ले आया। उसने दारासुरम मंदिर, तंजौर जिला में है, दारासुरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर, कहाँ, प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया। इसके ऊपर तमिल भाषा में लेख खुदा हुआ है कि उदयार विजया राजेंद्र देव द्वारा कल्याणपुरम को जला देने के बाद लाया गया द्वारपालक। और यह संघर्ष जो है आगे भी जारी रहा। कहा जाता है चोल नरेश राजाधिराज ने, कौन, चोल नरेश राजाधिराज ने अपने छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय जो अभी युवराज था की सहायता से पुनः सोमेश्वर के ऊपर आक्रमण किया। इस बार जो चोल नरेश राजाधिराज था अपने छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय जो अभी युवराज था की सहायता से पुनः सोमेश्वर के ऊपर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में कोप्पम, इसको कोप्पम होगा, कोप्पम नामक स्थान पर पुनः संघर्ष हुआ। किस स्थान पर, कोप्पम नामक स्थान पर पुनः संघर्ष हुआ। परवर्ती चोल लेखों से पता चलता है कि इसमें भी चोल सैनिकों ने कई चालुक्य सेनापतियों को क्या किया, धराशाही कर दिया। सोमेश्वर क्या हुआ, पराजित होकर भाग गया और चालुक्यों को बहुत सारी संपत्ति, वाहनों, स्त्रियों पर चोलों का अधिकार हो गया। कुप्पम के युद्ध में भी क्या हुआ, चालुक्य पराजित हुए और उन पराजित होकर भाग गए और चालुक्य बहुत सारी संपत्ति, वाहनों, स्त्रियों पर किसका अधिकार हो गया, चोलों का अधिकार हो गया। इसी विजयी राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में भी अपने आप को सम्राट घोषित किया। याद रखिएगा, इसी विजयी राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में, कहाँ, युद्ध क्षेत्र में जो है अपने को सम्राट घोषित किया। कोल्हापुर तक बढ़ते हुए अपना विजय स्तंभ भी स्थापित किया। तत्पश्चात वह अपनी राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम वापस लौट आया। और कहा जाता है कि सोमेश्वर अधिक समय तक इस पराभव को सहन नहीं कर सका और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने चोलों के विरुद्ध पुनः कमर कसी। वेंगी में राजराज की मृत्यु के बाद उसने विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्तिवर्मा द्वितीय को राजा बनाया। ठीक है, जब विजयादित्य की मृत्यु हो जाती है, विजयादित्य की उसके बाद उसने क्या किया, शक्तिवर्मा द्वितीय को राजा बनाया। ठीक है, सॉरी, वेंगी में राजराज की जब मृत्यु होती है तो उसे विजय सत्यम को के पुत्र शक्तिवर्मा द्वितीय को राजा बनाया। उसकी रक्षा के लिए उसने अपने सेनापति, किसने, चालुक्य, सोमेश्वर ने अपने सेनापति चामुंडराज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रख दी। जब राजराज की मृत्यु हो जाती है तो चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने क्या करता है कि वह जो है विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्तिवर्मा द्वितीय को राजा बनाया और उसकी रक्षा के लिए अपने सेनापति चामुंडराज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रख दी। तत्पश्चात सोमेश्वर ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और मालवा के राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना गंगवाड़ी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। तो वहाँ शक्तिवर्मा द्वितीय को राजा बनाया और चामुंडराज का उसके संरक्षण, उसकी रक्षा के लिए चामुंडराज का नेतृत्व में एक बड़ी सेना रखी। उसके पश्चात सोमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र विक्रमादित्य और मालवा के राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना गंगवाड़ी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहाँ भेजा, गंगवाड़ी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और राजेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्रों राजमहेंद्र और वीर राजेंद्र को दोनों ही मोर्चों पर चालुक्यों का मुकाबला करने के लिए भेजा। ठीक है, और वेंगी के युद्ध में चामुंडराज, शक्तिवर्मा मारे गए। कौन, वेंगी के युद्ध में चामुंडराज और शक्तिवर्मा मारे गए। गंगवाड़ी में भी वीर राजेंद्र ने चालुक्य आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। तुंग और भद्रा नदियों के संगम पर स्थित कुडेल संगमम के युद्ध में वह बुरी तरह पराजित हुए। कौन, चालुक्य पराजित हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चामुंडराज और शक्तिवर्मा मारे जाते हैं और वीर राजेंद्र ने क्या किया, चालुक्य जो आक्रमणकारी थे उनको खदेड़ दिया और तुंगभद्रा नदियों के संगम पर स्थित कुडेल संगमम के युद्ध में उन्हें बुरी तरह पराजित किया। किस युद्ध में, कुडेल संगमम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। और इस प्रकार सोमेश्वर ने कोप्पम के युद्ध में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था उसमें भी सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब राजेंद्र द्वितीय का उत्तराधिकारी जो था वीर राजेंद्र हुआ। कौन हुआ, वीर राजेंद्र हुआ। और उसके समय में भी चालुक्यों के संघर्ष चलता रहा। कहा ज्ञात होता है कि सोमेश्वर ने चोलों के विरुद्ध पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में मोर्चाबंदी की। सोमेश्वर ने चोलों के विरुद्ध पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में मोर्चाबंदी की। पूर्व में उसने अपने सामंत धारा के परमारवंशी जननाथ के नेतृत्व में एक सेना तैनात की और पश्चिम की
की ओर युद्ध करने के लिए विजयादित्य को भेजा, किंतु वीर राजेंद्र ने दोनों ही मोर्चों पर सफलता पाई। वेंगी में चालुक्य सेनाएं पराजित हुई तथा पश्चिम में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुए युद्ध में भी चोलों ने सोमेश्वर की सेना को पराजित कर उसे भारी क्षति पहुंचाई, किंतु सोमेश्वर निराश नहीं हुआ और पुनः शक्ति जुटाकर वीर राजेंद्र के पास अपना संदेशवाहक भिजवाकर कुंडलन संगमम में ही पुनः युद्ध करने की चुनौती दी। चोल सम्राट अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह निश्चित स्थान समय पर चालुक्यों के मुठभेड़ के लिए उपस्थित हुआ, किंतु सोमेश्वर इस युद्ध में नहीं आया। यद्यपि उसकी सेनाएं पहुंच गई और वीर राजेंद्र ने 1 माह तक उसकी प्रतीक्षा करने के पश्चात चालुक्य सेनाओं पर धावा बोल दिया। विजय श्री उसे ही मिली और चालुक्य सेनाओं को पराजय का मुख देखना पड़ा। इस विजय के उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। इसके बाद उसने अपनी सेनाएं लेकर वेंगी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ चालुक्यों की ओर से युद्ध करने के लिए विजयादित्य और राजराज उपस्थित थे और चोलों की ओर से युवराज राजेंद्र और जो बाद में कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से जाना गया ने युद्ध किया। ठीक है। और कृष्ण नदी के किनारे बैजवाड़ा में चोलों चालुक्यों के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। इसमें भी चालुक्यों की पराजय हुई और उनके कई सेनापति मार डाले गए। ठीक है। कृष्णा नदी के किनारे बैजवाड़ा में चोलों और चालुक्यों के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। इसमें भी चालुक्यों की पराजय हुई, उनके कई सेनापति मारे गए। बताया गया है कि चालुक्य सेनापतियों के सिर काटकर गंगेकोंड चोलपुरम की दीवारों पर टांग दिया गया था। चालुक्यों के जो सेनापति थे उनके सिर को काटकर क्या किया, गंगेकोंड चोलपुरम की दीवारों पर टांग दिया गया था। इसी विजय के उपरांत वीर राजेंद्र ने अपने हाथियों को गोदावरी नदी का जल पिलाया। इसी विजय के उपरांत जो है वीर राजेंद्र जो था अपने हाथियों को गोदावरी नदी पर जल पिलाया। तत्पश्चात उसने कलिंगम को पार करते हुए अपनी सेना को चक्रकूट तक भेजा। वेंगी पर उसका संपूर्ण अधिकार हो गया, जिससे विजयादित्य को सौंपने के बाद वह अपनी राजधानी वापस लौट आया। इस प्रकार सोमेश्वर प्रत्येक बार जो है सोमेश्वर को चोलों से पराजित होना पड़ा। हर बार सोमेश्वर चोलों से पराजित होता है, पराजित होने के बाद फिर भी युद्ध करता है, फिर पराजित होता है, किंतु चालुक्य राज्य पर अधिकार करने का स्वप्न चोल पूरा नहीं कर सके। लेकिन याद रखिएगा, चोल जो है कभी भी चालुक्य राज्य पर अधिकार नहीं कर पाए। इसके विपरीत सोमेश्वर कम से कम कुछ समय के लिए वेंगी पर अपना अधिकार रखने में सफल हो गया था। और अन्य उपलब्धियां जो हैं सोमेश्वर को चोलों के विरुद्ध निश्चित सफलता भले न मिली हो, किंतु अन्य क्षेत्रों में उसका अभिमान पूर्णतः सफल हुआ था। देखिए, सोमेश्वर चोलों के विरुद्ध असफल रहा, लेकिन अन्य लोगों के प्रति क्या हुआ, अन्य जो अभियान थे उसमें उसको सफलता मिली थी। समकालीन कई शक्तियों को नतमस्तक किया। नांदेड़ लेख में बता चुके हैं कि इससे पता चलता है कि उसके सेनापति के कालिदास के पुत्र मधुसूदन ने कोंकण और मालवा में विजय प्राप्त की थी। कालिदास के पुत्र जो थे इसका सेनापति मधुसूदन ने कोंकण और मालवा में विजय प्राप्त की थी। इसी प्रसंग में सेऊण या यादववंशी शासक तथा विंध्य के राजा मल्ल का भी उल्लेख मिलता है, जिनके विरुद्ध उसके सेनापति नागवर्मा ने युद्ध किया था। सेऊण डरकर भाग गया था और मल्ल का सिर नागवर्म ने काट लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोंकण नरेश सेऊण तथा मल्ल मालवा के परमार शासक भोज के सहायक थे और भोज पर आक्रमण करने के पूर्व उन्हें दंडित करना आवश्यक था। और कोंकण प्रदेश पर उस समय शिलाहार वंश का शासन था। किसका शासन था? शिलाहार वंश का शासन था। वे पराजित किए गए और सोमेश्वर का अधिकार हो गया। सेऊण की पहचान यादववंशी भिल्लम तृतीय ने की जाती है। किसकी पहचान? सेऊण की पहचान जो है यादववंशी भिल्लम तृतीय से की जाती है। मल्ल संभवतः विंध्य के समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करते थे। उन्हें पराजित करने के पश्चात सोमेश्वर का मालवा के परमारों के साथ संघर्ष हुआ। इस युद्ध में गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम और त्रिपुरी के कलचुरी शासक कर्ण से भी सहायता प्राप्त हुई। परमारों की राजधानी धारा नगरी के ऊपर आक्रमण कर उसने वहां के राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। क्या हुआ कि उसने परमारों पर आक्रमण किया और धारा नगरी पर आक्रमण कर उसने वहां के राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। नागे लेख में पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा को जला दिया और मांडव पर अधिकार जमा लिया। ठीक है। विक्रमादित्य से भी सूचना मिलती है। सोमेश्वर ने धारा पर आक्रमण किया और भोज पराजित होकर नगर छोड़कर भाग गया था।
भोज के बाद जयसिंह और उदयादित्य के बीच गद्दी के लिए युद्ध छिड़ा, जिसमें सोमेश्वर ने जयसिंह की सहायता करके उसे गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, धारा के राजगद्दी के लिए जयसिंह और उदयादित्य के बीच क्या हुआ, गद्दी के लिए युद्ध छिड़ा, जिसमें सोमेश्वर ने जयसिंह की सहायता करके उसे गद्दी पर बैठा दिया। किंतु कुछ काल बाद उदयादित्य ने चोलों की मदद से जयसिंह को हटाकर पुनः मालवा के सिंहासन पर क्या किया, अधिकार कर लिया। सोमेश्वर के उत्तरी अभियानों में गुजरात के चालुक शासक भीम और त्रिपुरी के कलचुरी शासक कर्ण को भी पराजित किया। दोनों पहले उसके मित्र थे और मालवा के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने सोमेश्वर की सहायता की थी। बाद में इनके संबंध कटुतापूर्ण हो गए और जिसके कारण सोमेश्वर ने क्या किया, इन दोनों को विरुद्ध अभियान करना मध्य प्रदेश के आधुनिक बस्तर के समीपवर्ती क्षेत्रों में नागवंश का शासन था और यहाँ का राजा धारावर्ष था, जिसकी राजधानी चक्रकूट में थी। इसके विरुद्ध भी सोमेश्वर को सफलता मिली। नांदेड़ लेख से इसका प्रमाण मिलता है कि सोमेश्वर के सेनापति नागवर्मा को चक्रकूट कालकूट की उपाधि दी गई थी। सोमेश्वर के अभियानों में वारंगल के काकतीय शासक प्रोल प्रथम और उसके पुत्र बेट ने सहायता की थी। अतः सोमेश्वर ने पुरस्कार स्वरूप उसे अन्य कोंड विषय की जागीर प्रदान की थी और प्रोल प्रथम सोमेश्वर का सामंत बना रहा। इसके विपरीत सोमेश्वर ने अपनी शक्ति का विस्तार कर कौशल कलिंग तक किया। कलिंग में इस समय नगंगवंशी वज्रहस्त पंचम का शासन था। ठीक है, जो सोमेश्वर द्वारा पराजित किया गया। नांदेड़ लेख में उसके सेनापति नागवर्मा को मारसिंह मदमर्दन कहा गया है। इससे सूचित होता है कि उसने मारसिंह नामक किसी राजा को पराजित किया था। ठीक है, एक अन्य लेख में रट्ट सामंत अंक भी मारसिंह को हराने का दावा करता है। ठीक है, मारसिंह प्रभु नामक किसी राजा के संग संवत 971-985 के लेख मिलते हैं। इसमें सोमेश्वर की पत्नी लीला देवी का पिता बताया गया है। ठीक है, और इस शासक की पहचान नागवर्मा तथा अंक द्वारा पराजित शासक से की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पराजित होने के बाद उसने अपनी कन्या का विवाह जो है सोमेश्वर के साथ कर दिया और इस प्रकार सोमेश्वर प्रथम महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। चोलों के सिवाय अन्य सभी मोर्चों पर उसको सफलता मिली। चोलों से पराजित होने के बाद भी अनेक उसके साम्राज्य की सीमा क्षतिग्रस्त नहीं हुई। उसका विशाल साम्राज्य विंध्य पर्वत से तुंगभद्रा तक फैला था। उसने अदम्य साहस और उत्साह था, जिससे उसने अपनी सेनापतियों पुत्र विक्रमादित्य को भी प्रेरणा दी। उसने 25 वर्षों तक राज्य किया। विजेता होने के साथ साथ वह उच्च कोटि का निर्माता भी था। कल्याणी में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद उसने भव्य भवनों को अलंकृत कर संसार का सुरम्य नगर बना दिया। बिल्हड़ के अनुसार उसने स्वेच्छा से तुंगभद्रा नदी के जल में डूबकर अपनी लीला समाप्त की। सोमेश्वर प्रथम के बारे में कहा जाता है, बिल्हड़ के अनुसार उसने स्वेच्छा से तुंगभद्रा नदी के जल में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बिल्हड़ इसका कारण कोई असाध्य रोग बताता है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का विचार है उसने चोलों से निरंतर पराजित होने के उपरांत निराशा में आत्महत्या कर लिया था। वास्तविकता जो भी हो, निश्चित है कल्याणी के चालुक वंश के महानतम शासकों में से वह एक था। थैंक यू।